हर गुजरते साल के साथ दिल्ली की हवा में सांस लेना और भी मुश्किल होता जा रहा है ना? ये अब सिर्फ सर्दियों की कोई मामूली धुंध नहीं है, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए आज इसी धुंध के पार देखते हैं, ये समझते हैं कि आखिर ये संकट इतना गहरा क्यों है और उन असली समाधानों की बात करते हैं जो हमें हमारी सांसें लौटा सकते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं 17,000, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये दिल्ली के वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर इस जहरीली हवा की वजह से अपनी जान गंवा दी। चलिए इसे एक और तरीके से समझते हैं। दिल्ली में होने वाली हर 7 मौतों में से एक की सीधी वजह वही हवा है जिसमें हम सब सांस लेने को मजबूर हैं। ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है, ये एक ऐसी आपदा है जो अभी इसी पल हमारे चारों तरफ हो रही है। और इन आंकड़ों के पीछे ना असली लोगों की कहानियां हैं। सोचिए, लाखों बच्चों के फेफड़े ठीक से विकसित भी नहीं हो पा रहे हैं। हर बार जब हवा जहरीली होती है तो अस्पतालों के इमरजेंसी रूम मरीजों से भर जाते हैं। हमारे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, ये सब सबसे ज्यादा खतरे में हैं। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो सवाल यही उठता है कि अगर समस्या इतनी बड़ी है, सबको पता है, तो फिर इसका हल क्यों नहीं निकल रहा? आखिर रुकावट कहाँ है? चलिए उन वजहों को समझते हैं जो इस संकट को आज तक बनाए हुए हैं। असल में इसकी जड़ें काफी गहरी और उलझी हुई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जिम्मेदारी इतनी सारी एजेंसियों में बंटी हुई है कि कोई एक जवाबदेही लेने को तैयार ही नहीं है। फिर बात आती है पैसों की, जो हवा साफ करने के लिए तो आते हैं लेकिन तिजोरियों में ही बंद रह जाते हैं। और राजनीति का तो क्या ही कहना, वोट उन प्रोजेक्ट से मिलते हैं जो दिखते हैं, उनसे नहीं जो हमारी सांसों को बचाते हैं। और जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनके लिए जुर्माना भरना नियमों को तोड़ने से कहीं ज्यादा सस्ता और आसान है। अब देखिए, ये पैसे की कहानी को और भी साफ कर देता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP के तहत दिल्ली को मिले करीब 43 करोड़ रुपए। और जानते हैं खर्च कितने हुए? सिर्फ 14 करोड़। सोच कर देखिए, हवा साफ करने के लिए जो पैसा आया था उसका 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बस पड़ा रहा। तो फिर इस इनएक्शन, इस सुस्ती से फायदा कैसे हो रहा है? शॉर्ट टर्म में देखें तो फायदा हो रहा है रियल एस्टेट डेवलपर्स को, प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज को। लेकिन इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? लंबे समय में हम और आप, बीमारियों के रूप में, डॉक्टर के बिल के रूप में। और सबसे ज्यादा बोझ उठाते हैं गरीब परिवार, जो इस जहर के सबसे ज्यादा संपर्क में आते हैं। इन सब बातों के बाद सिस्टम से कुछ सीधे सवाल तो बनते हैं। पहला और सबसे जरूरी सवाल, जब शहर का दम घुट रहा है तो हवा साफ करने के लिए आया पैसा तिजोरियों में क्यों बंद है? इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? दूसरा सवाल, पिछले 5 सालों में प्रदूषण कंट्रोल पर जितना भी पैसा खर्च हुआ उसका एक रुपए का हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं है? ये जानने का हक तो सबको है। और आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या सरकार सिर्फ वादे करेगी या फिर ऐसे लक्ष्य तय करेगी जो कानूनी तौर पर जरूरी हो? और अगर वो लक्ष्य पूरे ना हो तो उसकी असली सजा भी हो? क्योंकि अब खोखले वादों का समय नहीं बचा है। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ सवाल पूछने से तो काम नहीं चलेगा। अच्छी बात यह है कि समाधान हमारे पास हैं, और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक ठोस प्रैक्टिकल प्लान है जिसका पूरा हिसाब किताब भी मौजूद है। इस समाधान को हमें 3 साल के इमरजेंसी प्रोग्राम में बांट सकते हैं। पहले 6 महीने एकदम इमरजेंसी वाले काम और नियमों को सख्ती से लागू करना। फिर अगले 1.5 साल लोगों को बचाने और शहर के अंदरूनी प्रदूषण को कम करने पर फोकस। और फिर 1 से 3 साल के अंदर पानी, सीवेज और हरियाली जैसी जो समस्या की जड़ें हैं उन पर काम करना। और इस प्लान में क्या क्या है? देखिए, स्कूलों और क्लिनिक में एयर प्यूरिफायर लगाने का खर्च करीब 25 से 75 करोड़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एकदम तेज और बेहतर बनाने के लिए 2000 से 3000 करोड़। कुल मिलाकर ये पूरा इमरजेंसी पैकेज 5000 से 15000 करोड़ का है। हाँ, रकम बड़ी लगती है, लेकिन क्या हमारे अपनों की सांसों से ज्यादा कीमती कुछ हो सकता है? और यहीं पर असलियत सामने आती है। देखिए, जरूरत है हजारों करोड़ की और हम दे रहे हैं सिर्फ कुछ 100 करोड़। ये तो ऐसा है जैसे आग बुझाने के लिए बाल्टी की जगह चम्मच से पानी डाल रहे हो। इस निवेश को तो कई गुना बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। और हाँ, जब हम एयर प्यूरिफायर की बात करते हैं ना, तो इसे कोई लग्जरी आइटम मत समझिए। ये एक जरूरी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। जैसे हम बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगवाते हैं, वैसे ही स्कूलों और क्लिनिकों जैसी जगहों पर साफ हवा देना भी एक बेहद जरूरी और असरदार हेल्थ उपाय है।
और इसे लागू करने का भी एक सही तरीका है। सबसे पहले उन जगहों पर ध्यान दें जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारे स्कूल, क्लिनिक, रैन बसेरे। फिर इन्हें बड़ी मात्रा में खरीदें ताकि सस्ते पड़ें। और सबसे जरूरी, जो सबसे गरीब परिवार हैं, उन तक ये मदद वाउचर के जरिए पहुंचाई जाए, ताकि साफ हवा का हक सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर ना रह जाए। सरकार को तो अपना काम करना ही होगा, लेकिन क्या हम बस इंतजार करते रहें? नहीं, इस बदलाव में हम सब की, एक एक नागरिक की बहुत बड़ी भूमिका है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम और आप क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे जब भी हवा ज्यादा खराब हो, मास्क जरूर पहनें। अपने घर का कूड़ा कचरा बिल्कुल ना जलाएं। अपनी लोकल RWA या एसोसिएशन पर दबाव बनाएं कि कूड़ा उठाने का सिस्टम बेहतर हो। और क्यों ना हम सब मिलकर अपने पड़ोस में एक क्लीन एयर रूम बनाएं, जहां बच्चे और बुजुर्ग कुछ देर साफ हवा में सांस ले सकें। और अगर हमें सिस्टम को हिलाना है तो हमें नागरिक वाली ताकत दिखानी होगी। RDI फाइल करके पूछिए कि हवा साफ करने का पैसा गया कहां। सरकार से मांग कीजिए कि प्रदूषण का सारा डेटा लाइव और पारदर्शी तरीके से सबके सामने रखे। और सबसे बड़ी ताकत, जब वोट देने जाएं तो सेहत को, इस हवा को एक बड़ा मुद्दा बनाएं। याद रखिए, जब जनता एक साथ आवाज उठाती है तो सरकारों को सुनना ही पड़ता है। और एक दिलचस्प बात और, दुनिया भर में यह देखा गया है कि जिस इलाके की हवा साफ होती है, वहां जमीन जायदाद के दाम भी बढ़ जाते हैं। मतलब साफ हवा सिर्फ हमारी सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, और ये एक नैतिक सवाल है। क्या हम एक समाज के तौर पर थोड़े से शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए अपने बच्चों के फेफड़ों का सौदा करने को तैयार हैं? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर देना होगा। समाधान सामने है, विज्ञान साफ है। अब जरूरत है तो बस एक मजबूत इरादे और हम सबकी सामूहिक कार्रवाई की।